इस पैक्ट से पाकिस्तान और मजबूत होकर उभरा है कि अब भारत उस पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। क्या पाकिस्तान अब ज्यादा चालाकी से कश्मीर कार्ड खेलने की स्थिति में नहीं आ गया है? उसने कभी ठीक न होने वाला डैमेज कर डाला है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था कि पाकिस्तान ने अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर कश्मीर का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी। और टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। कश्मीर का जो इशू है ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है। रशिया कुछ नहीं बोलेगा पर चाइना बैक करेगा। तो एक एक करके इंडिया लूज कर रहा है सारा कुछ। जो गल्फ खाड़ी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं कहेगा सऊदी से या यूएई से कि साहब आप उनको निकाल दीजिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द सिंगल पर्सन जो ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और जो की एडवाइजर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खिमेनी, वहां तक उनकी पहुंच है। अभी देखिए वो 100% टैरिफ लगा दिया है फिर से। हम वो बदनसीब मुल्क हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं पर खड़ा होना चाहते हैं ग्लोबल नॉर्थ के साथ। आप टेररिज्म कर रहे हैं बलूचिस्तान में। दुनिया के जो आज मुल्क है वो किसकी बात सुनेगा? मैंने तो ये भी वीडियो किया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा और देख लीजिए क्या उसका हश्र हुआ। हमें समझ में आ गया है कि चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ। हमें समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी एयरफोर्स है। पाकिस्तान के पास आज कारण है लड़ाई करने का। लड़ाई आपने पॉज पर रखी हुई क्योंकि उनके यहाँ जो है रोज बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है और वो कह रहे हैं कि इंडिया कर रहा है। इनकी तो आज जो है जिसे कहते हैं ना कि चांदी है 5 उंगलियां घी में। पर क्या ये उसका फायदा उठा पाएंगे? पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत करीबी हो गए। 20वीं सदी की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते 21वीं सदी की लड़ाई के सामने। अमेरिकन ने तो हटा दिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्ट एशिया से, मेडिटेरियन से भी बाहर ले गए। तो आप कहाँ पर लगाएंगे? चीन तो रोज यहाँ पर घूम रहा है, उनकी सबमरीन चल रही है यहाँ पर। आप वहाँ फंसे पड़े हैं जम्मू कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशंस कर रहे हैं। आज 35 साल हो गए आप वही काम करने में लगे हुए हैं। तो देखिए इसके लिए आपको एक प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भू राजनीति की दृष्टि से भारत को बड़े झटके लग रहे हैं। यूँ तो दक्षिण एशिया में भी उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, मगर पश्चिम एशिया तो जैसे उसके हाथ से ही निकल गया है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की एक के बाद एक चूक से। पहली चूक तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से हाथ मिलाकर की थी। ऐसा करके उन्होंने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है। उनके इस एक कदम से पूरे पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति कमज़ोर हो गई है और पाकिस्तान को अपने प्रभाव का विस्तार करने का मौका मिल गया है। मगर अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जो मक्का डिफेंस पैक्ट किया है उससे तो पूरी भू राजनीति ही बदलती दिख रही है। इस पैक्ट से पाकिस्तान और मजबूत होकर उभरा है। यही नहीं, उसने अपने लिए ऐसी गोलबंदी भी कर ली है कि अब भारत उस पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार की कूटनैतिक एवं रणनीतिक गलतियों की वजह से कश्मीर का मामला और नाजुक हो सकता है? क्या पाकिस्तान अब ज़्यादा चालाकी से कश्मीर कार्ड खेलने की स्थिति में नहीं आ गया है? क्या भारत ने ईरान को हमेशा के लिए खो दिया है? चाबहार बंदरगाह क्या हमारे हाथ से पूरी तरह निकल गया है? क्या पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के जरिए मध्य एशिया में जाने की योजना हमेशा के लिए खटाई में पड़ गई है? क्या इजराइल को हथियारों की सप्लाई करके मोदी सरकार ने इस्लामी दुनिया में भी भारत की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है? फिर अमेरिका पर भरोसा किया नहीं जा सकता और रूस का भरोसा हमने अगर पूरी तरह से नहीं खोया है तो कम तो कर ही लिया है। यह भी साफ है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कूटनीति और भू राजनीति में ये नुकसान भारत को किस तरह से भारी पड़ सकता है? क्या मोदी सरकार के पास कोई रास्ता बचा है जिससे हालात को संभाला जा सकता है, या उसने कभी ठीक न होने वाला डैमेज कर डाला है? मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेस्ट एशिया में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब शामिल हैं और इसके एक्सपेंड होने की भी काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही। ये इसको अगर हम भारत के नज़रिए से देखना चाहें, बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बड़ा झटका है कि आप मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में आपकी एक हैसियत होती थी। पहले ना आपने इजराइल से हाथ मिलाया, उससे आपको नुकसान हुआ, और अब एक दूसरे तरह का वहाँ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें आप कहीं नहीं। देखिए ऐसा है कि ये जो वेस्ट एशिया है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झटका है हमारे लिए, ये एक सिग्नल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक गलत है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। इसको मैं इस तरीके से देखूंगा। अब जहाँ तक ये अग्रीमेंट का सवाल है तो देखिए मैं इस पे आता हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि आप इसे झटका क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि ये जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को,
और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए, ऐसा है जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है। प्राइम मिनिस्टर को 25 फरवरी को 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में, इजराइल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इजराइल जाने का मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि हम शामिल हो गए इस लड़ाई में एक साइड पर, और वो साइड जो है वो हारी साइड है। तो अभी क्या हुआ है कि ये 4 मुल्क थे, जब ये जंग चल रही थी मार्च के महीने में बहुत दबा के चली है। ये 4 मुल्क हैं, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ये इनफॉर्मली आपस में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या था कि जैसे रीजनल कंट्रीज को बताना कि भाई देखिए आप जो है लड़ाई को बढ़ाइए मत, ये सब बातें कर रहे थे। अब वो चीज़ फॉर्मल हो गई है। शिया सुन्नी का कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी तय करेंगी। उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उसकी ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन हो रखा है सऊदी के साथ, कुवैत ने रेटिफाई कर दिया है, और भी मुल्क करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की कंट्री है या वेस्ट एशिया में इशारा है इजराइल की तरफ, अगर इजराइल जो अभी कह रहा है मैं लड़ाई बंद नहीं करूंगा, और उसकी ड्रीम आप जानते हैं ग्रेटर इजराइल बनाने की है, उसके रिश्ते टर्की के साथ अच्छे नहीं हैं। अब वो दोनों आपस में कुछ करते भी रहते हैं, पर ओवरऑल जो है जी। वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है। अब ये इशारा साफ है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक 3 कंट्री में से, इजराइल कुछ भी करेगा तो तीनों कंट्रीज उसके साथ खड़ी होंगी। अब मैं इसको भारत से भी जोड़ना चाहूँगा जी, कि अब अगर पाकिस्तान को भारत कुछ करता है किसी वजह से, तो वो 2 कंट्री भी पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। इस एग्रीमेंट के तहत किसी भी देश पर हमला होगा मतलब तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। जी पहले नहीं, ये सऊदी ना, अरब के साथ था। ना 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 ना, इसको जी। इस तरीके से मत लीजिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है, तो अगर पाकिस्तान को जरूरत है इन 2 कंट्रीज की, किस तरीके की मदद चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, मान लीजिए टर्की से, या कुछ और सामान चाहिए, कुछ सऊदी से चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जंग जो है अगर वो कहेंगे कि आके हमारे साथ जंग लड़ो तो दूसरी बात है। लेकिन एग्रीमेंट में ये प्रोविजन तो है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात, पर क्या होगा कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान जो है वो लड़ाई करेगा हिंदुस्तान के साथ चीन की मदद से, जो हमने सिंदूर में देखा था। उसी तरीके से अगर टर्की और इजराइल की जंग होती है, ये टर्की डिसाइड करेगा अगर उसको पाकिस्तान चाहिए, किस तरीके से चाहिए। तो ये लिखना कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल 3, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फौज वहां पे जाके खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर जरूरत होगी फौज की, क्योंकि टर्की की जो मिलिट्री है बहुत स्ट्रांग है, पर उनको कई और चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, मान लीजिए पाकिस्तान से, कुछ सऊदी से, तो ये तीनों मुल्क जो हैं एक साथ खड़े होंगे, और इसमें और मुल्क भी जुड़ेंगे। तो और भी आएंगे, कुवैत भी इसमें आएगा, कतर भी आएगा। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये एग्रीमेंट तो है ही है, पर जो बाइलैटरल एग्रीमेंट भी हैं वो भी हैं। अभी जब ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी सऊदी अरब में जो अमेरिकी अड्डे थे उन पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने 15,000 सैनिक भेजे वहाँ और अपने एयरक्राफ्ट भी भेजे। तो चूंकि सऊदी अरब पर हमला हो रहा था इसलिए पाकिस्तान भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। ऐसी सूरत जब बनेगी तो ऑफ कोर्स वो जुड़ेंगे, मदद भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी टर्की मदद कर रहा था। तो ये भारत के लिहाज से मैं सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। टर्की हमेशा से कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ देता रहा है। अब कश्मीर का मामला अगर फिर से पाकिस्तान उठाने की कोशिश करता है तो इसे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इस पैक्ट के होने के बाद। और इसका अगर एक्सपांसन होता है उस एरिया में, जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरे देश भी अभी शामिल होंगे, अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इस्लामी नाटो है, लेकिन कल को ये उस तरह का भी शेप ले सकता है। बातचीत तो बहुत अरसे से हो रही इसमें है। आपने 2 बातें उठाई हैं। पहली बात तो ये नाटो नहीं है। नाटो का जो कॉन्सेप्ट है वो कलेक्टिव डिफेंस का है, वो अलग है। ये सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है, देखिए पाकिस्तान की प्रोफाइल जो है इंटरनेशनल वो बढ़ रही है। धीरे धीरे हम देखेंगे 1-2 साल के अंदर, अभी उन्होंने ऑलरेडी एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया है सोमालिया के साथ, मतलब वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी पहुंच गए हैं। अफ्रीका में आज जो 54 मुल्क हैं उसमें 20 मुल्क हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क हैं, तो उनके साथ भी वो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कश्मीर का जब इशू उठेगा तो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, और टर्की अकेले से नहीं मिलेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, ये बांग्लादेश भी है। अभी किसी भी दिन हमें खबर मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ भी पैक्ट हो गया। तीन मुल्क हैं मेजॉरिटी जिनकी मुस्लिम मेजॉरिटी है साउथ एशिया में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स। आप देखेंगे ये तीनों एक साथ खड़े होंगे।
कश्मीर का जो इश्यू है, ये अब पाकिस्तान की बैकिंग बहुत है। रशिया कुछ नहीं बोलेगा पर चाइना बैक करेगा किसी तरीके से, चाहे यूनाइटेड नेशंस में करे या कहीं करे, वो करेगा। और अमेरिका तो है ही साथ में उसके। देखिए, पाकिस्तान आज इकलौता मुल्क है जो तीनों बड़ी ताकतों के साथ उसके रिश्ते अच्छे हैं, और कोई कंट्री नहीं है। और पूरे वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ बना रहा है। नहीं, देखिए, वो पकड़ मैं नहीं बोलूंगा, ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जा रहा है। इनिशिएटिव जो है वो ईरान का है, बैकिंग जो है चाइना और रशिया की है, और उसमें बहुत सारा काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। वेस्ट एशिया में हमारे लगभग 90 लाख लोग काम कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं। चाबहार तो लगता है कि हाथ से चला ही गया। वो जो कॉरिडोर हम सेंट्रल एशिया के लिए ईरान होकर बनाने से, उसका क्या है भविष्य हमें पता नहीं। तो एक एक करके इंडिया लूज कर रहा है सारा कुछ वेस्ट एशिया में। अब मैं आपको बेहतर बात बताता हूँ। जहां तक छबहार का सवाल है, वो प्रेशर ईरान का नहीं आ रहा है, वो प्रेशर अमेरिका का आ रहा है, जो हम जिसको बोलते हैं हमारे एलाइज हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारी फॉरेन पॉलिसी ही गलत है। जहां तक हमारे रिश्ते हैं, जो गल्फ खाड़ी के अंदर हमारे मिलियंस ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान ये नहीं कहेगा सऊदी से या यूएई से कि साहब आप उनको निकाल दीजिए, कुछ असर। क्योंकि जो नई थिंकिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इसमें एक और बात भी है। एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी और दूसरा है सॉवरेन इक्वालिटी। मतलब हर मुल्क छोटा बड़ा बराबर होगा, तय करेगा मेरी फॉरेन पॉलिसी क्या है, मेरी डेवलपमेंट पॉलिसी क्या है, दूसरा उसमें अपना वो नहीं डालेगा। हमारे अमेरिका कर रहा है प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम है आज इजराइल से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इजराइल के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। इजराइल के साथ जो जेडी वैंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने खुलेआम कहा है कि इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा है। तो फिर नेतन्याहू ने बोला नहीं, मेरे साथ इंडिया भी खड़ा है, जो सच बात है। तो कौन खड़ा होगा ऐसे मुल्क के साथ जो कि वहाँ दे किलिंग चिल्ड्रन, किलिंग वुमेन, वहाँ पर गाजा में मार रहे हैं। 2 मिलियन गाजा है वो एक तरीके से प्रिजन में वहाँ रखे हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं वहाँ पहुँच पा रही है, सीज फायर डिक्लेयर हो रखा है, उसके बावजूद मार रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। और हम इजराइल को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। देखिए, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जो हमारे मोदी सरकार की जो नज़दीकी है इजराइल के साथ, एक तो आइडियोलॉजिकल है, पर उससे ज़्यादा है। उससे ज़्यादा कैसे, क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ बातें हैं, जैसे अगर आप सोचिएगा वो पेगासस हुआ था केस, तो ये कुछ और भी कुछ बातें हैं। मास सर्विलांस, हाँ, याद आ गया ना आपको? तो कुछ और भी बातें हैं इन दो नेताओं के बारे में जो खुल के ना ही बताएं तो बेहतर है। बता भी दें तो नहीं, लोगों को पता चले कि आखिरकार हो क्या सब रहा है। लोगों को पता है जी, सबको मालूम है। सोचना है विदेश नीति को दोबारा से, जो मैं समझता हूँ वो नहीं करेंगे, पर ये उसकी खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं जो दिख रही हैं। अब देख लीजिए आप, वेस्ट एशिया में हमारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं है। आपको याद है वो जयशंकर ने कहा था कि वो दलाली कर रहे हैं। अब पाकिस्तान इस लेवल की तो अगर आप बात विदेश मंत्री कर रहा है, अरे भाई वो दलाली क्या कर रहे हैं? वो जो है, देखिए, जब भी पाकिस्तान कुछ करता है तो दो लोग जब मिलके काम करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। तो ये दलाली थोड़ा हो जाती है, ये विन विन होता है। मुझे भी आप चाहिए, आपको भी मुझे चाहिए। और मीडिएशन करने के लिए तो हमारे प्रधानमंत्री भी आतुर थे। यूक्रेन और रूस की दौड़ लगाई थी, तो उसे दलाली कहेंगे या मीडिएशन कहेंगे? अब खैर वो मैं कहने का आपसे ये कहने का मतलब है कि वेरी फैक्ट कि जो मुल्क जीता है इस जंग को, ईरान, वो अपने एमओयू में लिख रहा है इस्लामाबाद एमओयू। और आज जो मीडिएशन है सारी दुनिया जानती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज द सिंगल पर्सन जो ट्रंप से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और जो की एडवाइजर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी, वहां तक उनकी पहुंच है। चीन की मिसाल लीजिए, हमारे रिलेशंस चीन के साथ नॉर्मल नहीं हैं, पर चीन आज हमारा प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर है। तो क्या हमको नॉर्मल रिलेशंस नहीं करने चाहिए चीन के साथ? अब वो बता रहे हैं कि साहब मसला बॉर्डर का है। मसला बॉर्डर का नहीं है। मसला चीन के साथ ये है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम चीन के साथ कंपटीशन कर रहे हैं रीजन के अंदर, जो आप नहीं कर रहे हैं। और हम अमेरिका के साथ हैं। हम अमेरिका भी हमें अपने साथ नहीं लेता है। अभी देखिए वो 100% टैरिफ लगा दिया है फिर से। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 5 देशों को बोल दिया है, अब चीन से तो वो डर जाएंगे। अगर उन्होंने वहां लगाया तो वो रेयर अर्थ देनी बंद कर देंगे, वो वेपन नहीं बनेंगे, बात खत्म। चीन को कुछ नहीं छुएंगे वो, और बाकी वो 2-3 एन गैन मुल्क हैं और हिंदुस्तान पे लग गए हैं। हम चुपचाप बैठे रहेंगे, अंदर से बात करते रहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि जी कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है और हम आप इसका ये हिस्सा कह रहे हैं नहीं कि हैं। एक ग्लोबल नॉर्थ होगा जो डिक्लाइन कर रहा है, एक ग्लोबल साउथ है जो राइज कर रहा है। हम वो बदनसीब मुल्क हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं,
पर खड़ा होना चाहते हैं ग्लोबल नॉर्थ के साथ, क्योंकि हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट है कि अगर हम जाके गोरे आदमी को जफ्फी मार लें, उसको हक कर लें, तो उससे हमारा जो है कद जो है वो बढ़ जाता है। ये सोच है, अब उसको आप बदल नहीं सकते। सवाल ये है कि वो गोरा आदमी खुद नीचे जा रहा है। दुनिया बदल चुकी है। जो हमारे दो बॉर्डर हैं चीन और पाकिस्तान के साथ, हमें इन दोनों कंट्रीज के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जिससे कि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात हो, जिससे हम तीनों मुल्क, खासकर हम और पाकिस्तान, चीन तो खैर बहुत बड़ा मुल्क ऑलरेडी बन चुका है, हम दोनों मुल्क एक साथ तरक्की कर सकें। ये कह रहा हूं मैं आपसे। हम सबसे बड़े मुल्क हैं साउथ एशिया में, तो ये हमारे ये ग्लोबल साउथ के हैं, गरीब लोग हैं। तो आप पाकिस्तान से बात करिए ना, और साथ में चीन को भी लाइए, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करिए। वो कह रहे हैं कि कश्मीर में बात करनी है, हम कह रहे हैं हम बात ही नहीं करेंगे। कश्मीर हमारा है, बात करिए पीओके के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। तो फिर अगर आप बात से पहले ही कंडीशंस लगा देंगे तो बात कहाँ से होगी? सरकार के स्तर पर ये सोच नहीं है। सरकार ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, कोई सिग्नल नहीं दिया है इस तरीके का कि हम बात करना चाहते हैं। सरकार तो अड़ी हुई है कि हम जो है ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है और हमें सिर्फ पीओके चाहिए और हमें ये चाहिए, टेररिज्म पे बात करिए। तो वो कह रहे हैं टेररिज्म पे बात कर लीजिए आप। अब टेररिज्म पे वो कह रहे हैं आप टेररिज्म कर रहे हैं बलूचिस्तान में। आप मुझे बताइएगा, दुनिया के जो आज मुल्क है वो किसकी बात सुनेगा? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने उनके साथ खड़े होंगे, कितने हमारे साथ खड़े होंगे टेररिज्म के इशू पर। तो ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं बहुत ध्यान से कि अगर दुनिया बदल रही है, क्या मुझे अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है? ये बताइए कि आपने जो पिछली बातचीत हुई थी हमारी, उसमें आपने कहा था कि अब भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन और अमेरिका के साथ उसके ऐसे संबंध हो गए कि अब संभव नहीं। क्या आपको लगता है ये पैक्ट होने के बाद वो जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा कंसोलिडेट हो गई, अब और भी कठिन हो गई? देखिए, मुझे नहीं लगता मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल करे होंगे। मैंने ये कहा होगा कि हिंदुस्तान को हमला नहीं करना चाहिए, ये मैंने कहा होगा और पक्का कहा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ। उसका कारण क्या है कि ये सरकार क्या करेगी ये सरकार को ही पता है, क्योंकि मैंने तो ये भी वीडियो किया था कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा, और देख लीजिए क्या उसका हश्र हुआ, उन्होंने कर लिया। अच्छा, जहाँ तक आज जो मैं बात आपसे बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान का कोई रीज़न नहीं है, पैक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस एग्रीमेंट का उनका कोई रीज़न नहीं है। अगर हमने सही लेसन ऑपरेशन सिंदूर के सीख लिए हैं, हमें समझ में आ गया है कि चीन खड़ा है पाकिस्तान के साथ, हमें समझ में आ गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी एयरफोर्स है, तो हमारा कोई रीज़न नहीं है उनसे लड़ाई करने का। और यही कारण है, अगर आप देखिएगा नवंबर 2025 में जब रेड फोर्ट पर अटैक हुआ था, हमने उसको टेररिज्म बोला पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास आज कारण है लड़ाई करने का। लड़ाई आपने पॉज पे रखी हुई है, हमने रखी है, क्योंकि उनके यहाँ जो है रोज बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है और वो कह रहे हैं कि इंडिया कर रहा है। आप इसमें कंट्राडिक्शन नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर इतना डिस्टेबलाइज्ड है और इकोनॉमिकली इतना वीक है, लेकिन इंटरनेशनली वो अपने आप को लगातार उसका स्टेटस बढ़ता जा रहा है? ये खेल क्या है? ये खेल बहुत सीधा सा है। मैं देख रहा हूँ कि आज पाकिस्तान के पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब उसका क्या फ़ायदा उठा पाएगा, क्या वो अपनी गवर्नेंस अच्छी कर पाएगा, ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। आप और मेरे को कमेंट करने की प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज? क्या डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा रहा है? देखिए डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कंट्रीज के साथ। गल्फ कंट्रीज में अगर वो सब कंट्रीज में जाके, यूएई को छोड़ दीजिए, बाकी कंट्रीज डिफेंस एग्रीमेंट कर रही हैं, उनकी फौज जो है कुछ वहाँ जा रही है, कुछ ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ से इनको पैसा मिलेगा। अभी जो ये है, जो तेल है, ईरान मना नहीं कर रहा है इनको तेल ले जाने के लिए, इनको जाने दे रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो कहने का मतलब ये है, इनकी तो आज जो है, जिसे कहते हैं ना कि चांदी है, 5 उंगलियां घी में, पर क्या ये उसका फायदा उठा पाएंगे? ये इनका इंटरनल मामला है गवर्नेंस का, जिसमें वो भी जानते हैं, आप भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं, वी नो इट, दे हैव प्रॉब्लम्स बट वी आल्सो हैव प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस। हमारी कौन सी कम है? तो मैं उनकी गवर्नेंस में कभी टिप्पणी करता ही नहीं। ये बताइए कि ये जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है, इसमें आप चाइना का भी कोई रोल देख रहे हैं? बहुत बड़ा, चाइना का, रशिया का। जैसे मैंने आपसे बताया, अरागची गए थे पहले रशिया, फिर वोंग ही से मिले। ये दो मुल्क बैक कर रहे हैं ग्रेट पास इसको। ये जो सोच उन्होंने इजाद करी थी मार्च 2013 में, वो ईरान ने आज उसको दिखा दिया है ग्राउंड पर, विद फुल बैकिंग ऑफ चाइना एंड रशिया बोथ। जितनी ज़्यादा लोग मरे हैं दुनिया में, कभी बैठ के सोचिएगा, वो अमेरिकन्स ने हर जगह मारे हैं। अभी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है इजराइल के खिलाफ। अगर इजराइल कुछ करता है
ये अग्रीमेंट है, ईरान खड़ा है, इजराइल क्या कर लेगा? ईरान इसके बाद क्या करेगा? एमओयू के बाद वो इशू उठाएगा पैलेस्टाइन का। एक बार पैलेस्टाइन का इशू पर काम शुरू हो गया तो इजराइल की ड्रीम भी खत्म हो जाएगी, और ये पॉसिबल है इस नई दुनिया में जो बन रही है, पहले नहीं था। तो मैं समझता हूं अगर हम सब ग्लोबल साउथ कंट्रीज डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं लड़ाई के बजाय, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है? ये जो वेस्ट एशिया में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, मैं केवल इस पैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मक्का पैक्ट की, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इससे साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह के बदलाव देखते वो तो ऑलरेडी हो गए हैं। देखिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस बहुत करीबी हो गए हैं, ठीक? अच्छा, चीन जो है अब साउथ एशिया का नेबर नहीं है, साउथ एशिया का हिस्सा है। क्योंकि जहां तक चीन का सवाल है, इंडिया और भूटान को छोड़ दीजिए, हर मुल्क में आज चीन बैठा हुआ है, ठीक है? जहां तक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने साउथ एशिया 2014 में ही छोड़ दिया था, जब सार्क छोड़ा था, छोड़ दिया हमने। फिर अब हम बिम्स्टेक चले गए हैं। हम लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारी, वो अमेरिका के साथ जुड़ जाए। अमेरिका ने हमारा हाथ छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, साउथ एशिया तो ऑलरेडी बदल रहा है। और जहां तक सवाल हम बोलते रहते हैं कि इंडियन ओशन, जिबूटी में बैठे हुए हैं चाइनीज, रोज तो उनके यहाँ पर जहाज घूम रहे हैं। जो पूरा वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, वहां पर दबदबा आज आप देखिएगा वो हूतीस का है, ईरानियंस का है, चाइनीज का है, वो पूरा एरिया तो आ गया ना सिक्योरिटी बेल्ट में उनकी। तो हम क्या बात कर रहे हैं, आप बताइए मुझे। हम तो बात कर रहे हैं कि अंडमान में हम अपना बेस बढ़ाने वाले हैं, हम हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। कि कैसे बढ़ाएंगे, वही समझा दीजिए ना। हमारे यहाँ बात हो रही है कि हम जो है, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, हमें ये लड़ाई। अगर एक लेसन मिला है वेस्ट एशिया से सबसे बड़ा मिलिट्री का, वो ये है, आप 20वीं सदी की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते 21वीं सदी की लड़ाई के सामने। 21वीं सदी की लड़ाई जो ईरान लड़ रहा है वहाँ पर, और जो जीत गया है, वो स्पेस से हुई है, जो उसको बेदू 3 चाइना ने दिया है, ड्रोन से हुई है, मिसाइल से हुई है। 20वीं सदी की लड़ाई है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बहुत सारी एयर पावर, बड़े बड़े जहाज। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाया था अमेरिका, याद करिएगा, इब्राहिम लिंकन, गेराल्ड फोर्ड, दोनों बाहर चले गए कि कहीं वो तबाह ना हो जाए। अगर कल चाहे ईरान, तो जो इन्होंने ये नेवल लगा रखा है ब्लॉकेड, जिसमें इनके करीबन 5 या 6 बड़े बड़े जहाज हैं, वो उनको ख़त्म कर सकता है, पर करेगा नहीं, क्योंकि ईरान का फोकस डिप्लोमेसी पर है। लेकिन हम तो राफेल पे राफेल खरीदे जा रहे हैं। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना कि हमें एक सरकार चाहिए है जिसको नया युद्ध समझ में आए, नई दुनिया समझ में आए, किस तरीके से हम अपने देश के गरीब लोगों की ज़िंदगी बेहतर करते हैं वो समझ में आए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये सरकार नहीं कर पा रही है। पूरी दुनिया बदल रही है, नए तरह के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डेवलप हो रहे हैं, कलेक्टिव डिफेंस बढ़ रहा है, और हम अपनी जगह पर स्टैटिक है 20वीं सदी की मानसिकता के साथ। हाँ, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, अब वो नेवी भी जो है उनका अपनी एयर विंग है, तो उनको अपने जहाज चाहिए, उनको अपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर। आप कहाँ लेके जाइएगा? अमेरिकन ने तो हटा दिया अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, वेस्ट एशिया से, मेडिटेरियन से भी बाहर ले गए, तो आप कहाँ पर लगाएंगे? चीन तो रोज यहाँ पे घूम रहा है, उनकी सबमरीन चल रही है यहाँ पर, इस पूरे एरिया के अंदर। आज सारी लड़ाई जो नेवी की है वो अंडर सी होती जा रही है। आप वो हाथी का बच्चा रख देंगे सामने खड़ा करके, तो वो तो इतना बड़ा टारगेट है ना। और देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ दिक्कत क्या होती है, उस मुल्क की जिसका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी इज्जत जुड़ी होती है। अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया तो वो इज्जत खत्म हो गई उस मुल्क की। इसीलिए अमेरिकन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर वहां से हटाए। तो हमें आज एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर चाहिए जिसे समझ में आती है वो लड़ाई। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, सुनिए, क्योंकि जो 3 सर्विसेज हैं वो हमेशा अपना इंटरेस्ट देखती हैं कि हमारे पास और पैसा आए। मैंने फौज में नौकरी करी है, मैं समझता हूँ, है ना। आर्मी चाहेगी कि हमारी फौज की नफरी और बढ़े, हमारी और फॉर्मेशंस हो, तो वो चीफ खुश होता है कि मैंने ये खड़ी करी थी और मैंने ये खड़ी। अरे बाबा, चाहिए है कि नहीं चाहिए, सवाल तो ये है। तो ये नई लड़ाई जो है, आपको पहले तो ये समझनी है। अब ये लड़ाई हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका से, जो लड़ाई हार चुका है। हमें देखना चाहिए चीन को, PLA को, जो 21वीं सदी की लड़ाई में कटिंग एज पर है, टॉप पर है। हम वहाँ नहीं देख रहे, हम यहाँ देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी मान लिया, लेकिन चलिए, होता है, पॉलिटिशियन में सब तो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। मोदी जी के पास एक्सपर्टिज नहीं है, राजनाथ सिंह के पास
लेकिन हमारे यहाँ क्या ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट भी नहीं है? ना ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनिए आप। हमारे यहाँ क्या है, अगर बात डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी दोनों की कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए डिफेंस में क्या होता है, अगर ये सब चीज़ बदल रही है तो या तो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए या ऐसा डिफेंस मिनिस्टर चाहिए जिसको समझ में आ रहा हो कि दुनिया कैसे बदल रही है, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं सर्विसेज के, वो नहीं बदलेंगी। अभी देखिए 1.15 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने मांगा है डिफेंस बजट अमेरिकन ने पेंटागन का, और वही करेंगे ये, और बनाएंगे जहाज, ये बनाएंगे, वो नहीं है, मानसिकता नहीं बदलेंगे वो। आज भी मैं लेख पढ़ता हूँ डिफेंस एक्सपर्ट्स के, वो बोलते हैं कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, 29 है, अभी इतने शॉर्ट हैं, राफेल ले भी आओगे तो इतने समय में इतने आएंगे। वो अभी उसी तरह से सोच रहे हैं कि हमें इतने फाइटर जेट चाहिए। देखिए मुकेश जी, वो गलत है। अगर दूसरा लेसन जो हमें वहां से मिलता है वो ये है कि मिसाइल डोमिनेंस आसान है करना, एयर सुपीरियॉरिटी मुश्किल है। ये दो अलग चीजें हैं। डोमिनेंस मतलब आप डोमिनेट कर रहे हैं, सुपीरियॉरिटी के लिए, एयर सुपीरियॉरिटी के लिए आपको पैसा बहुत चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, टैंकर्स चाहिए, रिफ्यूलर्स चाहिए, फिर भी सुपीरियॉरिटी लाने से खास हासिल होगा नहीं। तो ये जो नई लड़ाई है उसको हमें समझना है। ये ड्रोन्स क्या है, ये ड्रोन्स टैक्टिकल नहीं है कि वो फौज ने भी ले लिए, थोड़े एयरफोर्स ने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, नहीं नहीं। तो ये पूरा एक खाका है। हमारी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारी जितनी भी हैं, वहाँ पर आज मेरे को बताया जा रहा है, बहस हो रही है कि हम कैसे अपने वैदिक पीरियड की जो सोच है, नहीं नहीं सीरियस बात है, उसको हम किस तरीके से फौज में ला सकते हैं। वो नाम बदलने की कोशिश करी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे इंडिया को भारत बना दिया। अरे रहेगा तो वही ना, है ना। तो अब ठीक है, वो ये सोच वो फौज में भी आ गई है। अगर आपका फोकस ये है सब करने का, तो आप कैसे समझ रहे हैं 21st सेंचुरी की वॉर को। आप वहाँ फंसे पड़े हैं जम्मू कश्मीर में, काउंटर टेरर ऑपरेशंस कर रहे हैं आज भी। आपने 1991 में शुरू करे थे, आज 35 साल हो गए, आप वही काम करने में लगे हुए हैं। ये सब दिखते हैं ना बहुत बड़ी। AI का जमाना आ गया है, साइबर वारफेयर की बात हो रही है। कभी कभी बीच में हम सुनते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ है? देखिए हमें ये सब चीज़ें फोकस के साथ करनी है। हमारा फोकस है फिजिकल डोमेन्स में, आर्मी में, ये कि आर्मी के साथ कुछ यूनिट्स बना दी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, उससे काम नहीं चलेगा भाई। समझिए वो क्या चीज़ है, आप चाइना क्या कर रहा है। आपको अगर वॉरफेयर समझनी है, चाइना की तरफ देखिए समझने के लिए। आपको फॉरेन पॉलिसी थोड़ा सा समझाइए, चाइना की वारफेयर क्या है? हाँ देखिए, चाइना की वॉरफेयर ये है कि बहुत ज़्यादा 3 चीज़ों पे फोकस है। एक है स्पेस पर फोकस, एक है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे फोकस, हाँ, और तीसरा जो उनका फोकस है साइबर के ऊपर है। और इन तीनों एरियाज के अंदर उनकी महारत हो गई है अब। टुडे स्पेस के अंदर दे आर बेटर देन द अमेरिकन्स। साइबर में दे आर इन माय ओपिनियन फार बेटर देन द अमेरिकन्स। क्योंकि जो अमेरिका का अभी आया है नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आई है, उसमें बहुत ज़्यादा आगे है कि हमें साइबर स्पेस 2 कैपेबिलिटीज़ लानी है, मतलब साइबर को बेहतर करना है। तो पहले तो आप इसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप सोचिएगा कि वॉरफेयर जो है वो अब बैटलफील्ड में नहीं है। वो पूरी, हमने देखा जैसे कि 2020 में अक्टूबर में मुंबई में साइबर अटैक करे उन्होंने, चीन ने 48 आवर्स के लिए सब कुछ वहाँ बंद हो गया। तो अगर वो पूरी वो एक साइबर कैंपेन कर देंगे तो उसके बारे में हमने क्या सोचा है, कुछ नहीं सोचा अभी उसके बारे में, समझे ना आप। अच्छा, उसके बाद जो ड्रोन्स हैं, अभी ड्रोन्स जो हैं वो एयर पावर को रिप्लेस कर रहे हैं, हमें जेट इंजन चाहिए, और अब कैसे उसको करेंगे, ये सब बातें हमें देखनी है। सब देखिए, एक तो ये हो गई 3 स्पेस की बात। अच्छा, दूसरा क्या है, जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स ऑपरेट करती है जैसे यहाँ ग्राउंड से लेके और स्पेस तक, एटमॉस्फेयर जो है वो 100 किलोमीटर्स है एल्टीट्यूड। 0 से 20 एल्टीट्यूड पे एयरफोर्स वगैरह सब कुछ चलता है, कमर्शियल प्लेन सब कुछ चलते हैं। उसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स। अब लड़ाई वहां चली गई है। वो चाइना के पास कैपेबिलिटी है, रशिया के पास कैपेबिलिटी है, इंडिया के पास नहीं, हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के पास भी नहीं। देखिए पाकिस्तान को तो चीन दे देगा ना। पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने आर्मी के अंडर रॉकेट फोर्स कमांड बनाई है, उसमें वो चीन दे देगा उनको। तो वो आप समझिए, मतलब एयर पावर जो है अब वो वहां जा रही है। फिर आप समझिए जो सी की है वो सारी अंडर सी चल रही है। तो ये मेजर चीज़ें हो रही हैं, और ड्रोन्स जो हैं वो हर उसके अंदर आ रहे हैं, फिजिकल डोमेन्स में आ रहे हैं ड्रोन। और साथ साथ जो है अब ड्रोन्स में भी अलग अलग टाइप के स्टेजेस हैं। अभी आप किस स्टेज पर हैं? एक तो ये हो सकता है कि एक आदमी एक ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है,
फिर यह है कि एक आदमी 100 ड्रोन कंट्रोल कर रहा है, एक आदमी 1000 ड्रोन कंट्रोल कर रहा है, फिर ये वो स्टेज है कि ड्रोन को कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, टोटल ऑटोनॉमी है। तो कहने का मतलब ये है, मोटी मोटी ये बातें हैं जिसके ऊपर हमारी जो इंस्टीट्यूट्स है मिलिट्री की, उन पे बहुत ज़्यादा सोच होनी चाहिए। अब वो सोच में आप रिटायर्ड ऑफिसर से नहीं ला सकते, हम वो रिटायर्ड लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब रिटायर्ड वो है जो कि जिसने खुद काउंटर टेरर ऑपरेशन करके लेफ्टिनेंट जनरल बना हुआ है, और वो इधर उधर किताबें पढ़ते रहते हैं, 2-3 अमेरिकन बुक्स उनको कोट करते रहते हैं। उससे काम नहीं चलेगा ना। आप सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बात करिए, उनको लाइए। तो देखिए, इसके लिए आपको एक प्रधानमंत्री चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। क्या कहें? जी, जो डेटा को भी समझता हो, आपको भी समझा सके कि डेटा का क्या इम्पोर्टेंस। अब क्या बताएं? जी, आप समझदार हैं। जी। ये मतलब आप मतलब ये ठीक है, हम लोग इसको हल्के में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत सीरियस बातें हैं, बहुत सीरियस बेइंतहा। प्रॉब्लम है। हमें वेस्ट एशिया से समझना चाहिए कि हमारी फॉरेन पॉलिसी गलत है, और हमें चीन को देख के फॉरेन पॉलिसी में क्या गलत है और आप उसको उसमें क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव मैं ये चाहता हूँ, हम ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, हम पूरी तरीके से ग्लोबल साउथ के साथ काम करें। सितंबर में ब्रिक्स समिट हो रही है, जिसमें पुतिन भी आ रहे हैं, शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। उसके अंदर मार्को रूबियो जो है, जब ये सर्गियो गौर की सेनेट हियरिंग हुई थी कॉन्फर्मेशन के लिए, उनका एक बयान है कि ब्रिक्स के अंदर हिंदुस्तान हमारी साइड लेता है। तो उस बयान की कोई बुनियाद तो होगी ना, वो आप छोड़िएगा। हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं G7 में। G7 अब खत्म हो गया है भाई। तो अगर हमने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और इजराइल के साथ जोड़ ली है, तो हम गलत साइड पे खड़े हैं। ये इसका मतलब है। अपनी साइड को ठीक करिए पहले। हमारी जो इजराइल के साथ निकटता बढ़ी है, हम जिस तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, क्या मुस्लिम वर्ल्ड में हमारी इमेज बुरी तरह खराब नहीं हुई होगी? हमारी साख, हमारी विश्वसनीयता, और ईरान भी अब हमें कितना भरोसे में देखता होगा। मतलब हम अगले 5, 10, 15 सालों के लिए अपना नुकसान कर बैठे। ये तो बिल्कुल लाजमी है। मुस्लिम वर्ल्ड हमको, अब देखिए, हमारे बयान भी इतने आते हैं, हमारे होम मिनिस्टर देते रहते हैं बयान फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब तो इतना सारा एविडेंस है बताने के लिए कि हम मुस्लिम्स को इक्वल, वी डोंट ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है ना, वो बिल्कुल क्लियर है। सब मुस्लिम कंट्रीज देख तो रही हैं, किसको क्या शक है? इजराइल के साथ हम इतने चिपक गए हैं हाँ, कि दिक्कत हो रही है, फेविकोल लगा लिया हम लोगों ने। बिल्कुल ठीक। जी।